हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं इडुटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर्स का दोस्तों वार्षिकी जो करंट अफेयर्स 2025 का जो बुक निकाला गया फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन थ्योरेटिकल सेक्शन का डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस सेशन में हम लोग। इसका दोस्तों एक सेशन हम लोग कर चुके, 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा तीसरा सेशन है दोस्तों, जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 मतलब लेटेस्ट है दोस्तों। इडुटेरिया का ये जो बुक अभी निकाला गया करंट अफेयर्स का, ये लेटेस्ट बुक यही है मार्केट में दोस्तों अभी। उसका दोस्तों हम थ्योरेटिकल करवा रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति पढ़ने में जिसको आलस लगता होगा दोस्तों, हम जो आप लोग 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म करेंगे दोस्तों, उसको हम एक वीडियो में, वो 20 से 25 मिनट की वीडियो में दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ये क्रमबद्ध तरीका से शुरुआती दौर से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। ये हम लोग का देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोग का आज फर्स्ट करेंगे दोस्तों न्यूज @365। संपूर्ण 1 वर्ष का जो घटनाक्रम है दोस्तों, पेपर के द्वारा जो पेपर में आया है वो सारा पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों तब सेकंड नंबर चैप्टर पाएंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अब आते हैं इसका। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ये पहला जो इसका सेशन का वीडियो आया हुआ है दोस्तों, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड सेशन में दोस्तों यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लूपैक्स लूपैक्स की जानकारी दोस्तों भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिसमें वे मिशन भी शामिल है जो चंद्रमा के नमूने वापस धरती पर जा सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चीतों का दूसरा निवास स्थल होगा दोस्तों। देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चीतों का दूसरा निवास स्थल फ्रेंड्स। तो स्रोत है दोस्तों इसका डाउन टू अर्थ से लिया गया दोस्तों इसको। देखिए, कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज़्यादा समय तक कैद में रहने के बाद 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा दोस्तों। गांधी सागर कुनू नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा दोस्तों। इससे पहले जो छोड़ा गया था दोस्तों उसे कुनू नेशनल पार्क में, और सेकंड जो छोड़ा जा रहा है दोस्तों इसे गांधीनगर पार्क में दोस्तों इसको छोड़ा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट चीता, ये प्रोजेक्ट चीता जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है दोस्तों। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए रतन टाटा देखिए दोस्तों, रतन टाटा ये 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन दोस्तों हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है दोस्तों। व्यक्तिगत जीवन के बारे में दोस्तों इसका देखते हैं हम लोग। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी जोरोस्ट्रियन परिवार में हुआ था दोस्तों। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण शामिल है दोस्तों। देखिए, इन्हें 2021 में दोस्तों असम वैभव और 2008 में दोस्तों पद्म विभूषण और 2000 में दोस्तों पद्म भूषण शामिल है दोस्तों। अब इनकी उपलब्धियां देखिए रतन टाटा का जो है दोस्तों, वर्ष 1991 में वे JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने दोस्तों। 1991 से 2012 तक रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दे दिए हैं दोस्तों। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को किफ़ायती परिवहन उपलब्ध कराना था दोस्तों। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार लागू किए, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और युवा प्रतिभागों को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में बढ़ावा देना फ्रेंड्स। वर्ष 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया दोस्तों। वर्ष 2008 में फोर्ड से लेकर जगुआर और लैंड रोवर तक का अधिग्रहण किया दोस्तों। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया दोस्तों। वर्ष 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका है दोस्तों। देखिए, हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों, मुख्य बिंदु जो इसका है दोस्तों, मुख्य बिंदु देखिए
मुख्य बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं दोस्तों। यूएसए मुख्य रूप से मक्का से और ब्राज़ील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करते हैं दोस्तों। देखिए यूएसए जो है इसे मक्का से उत्पादित करता है दोस्तों, और दोस्तों ब्राज़ील इसे गन्ना से इथेनॉल उत्पादित करता है फ्रेंड्स। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है दोस्तों। 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है दोस्तों भारत सरकार ने 2025-26 तक। और बाजार में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है और E100 इथेनॉल जिसमें 93 से 93.5% इथेनॉल पेश किए गए हैं दोस्तों। इथेनॉल जिसे एथिल एल्कोहल C2H5OH भी कहा जाता है उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है फ्रेंड्स। आगे है दोस्तों, बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश। दोस्तों बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश आ चुका है दोस्तों। यदि द हिंदू के स्रोत से लिया गया फ्रेंड्स। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया दोस्तों बिहार सरकार। मुख्य बिंदु है दोस्तों इसका देखिए, यह अभियान सबसे अधिक प्रभावित जिला वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में चलाया जाएगा दोस्तों। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है दोस्तों। देखिए इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है दोस्तों, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है दोस्तों। देखिए कौन कौन जिला है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण है फ्रेंड्स, बक्सर है, सिवान है, समस्तीपुर, इस सब में दोस्तों नीलगाय और जंगली सुअरों को से फसल को नुकसान पहुंचने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देता है फ्रेंड्स। बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों की वजह से फसलें नष्ट हो रही है फ्रेंड्स। हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्रों के समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है फ्रेंड्स। 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया दोस्तों जिम्बाब्वे देश ने सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्र के समुदायों की सहायता के लिए दोस्तों जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है तो देखिए दोस्तों चंद्रयान 4 मिशन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है हम लोग का चंद्रयान 4 मिशन फ्रेंड्स। चंद्रयान 4 मिशन हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रमा के लिए चंद्रमा 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने को प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है दोस्तों। मुख्य बिंदु दोस्तों इसका है, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहाँ ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है दोस्तों। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2,104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है। लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है फ्रेंड्स, बेहद उपयोगी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक मैन मिशन टू मून अंततः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा दोस्तों। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग का गठन जो है दोस्तों ये है दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल होगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया फ्रेंड्स। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। एक है दोस्तों विधि आयोग। देखिए फ्रेंड्स विधि आयोग यह एक गैर सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना
भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है फ्रेंड्स। जैसे दोस्तों मुख्य बिंदु विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है दोस्तों। विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सशक्त द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सशक्त द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC शीतलवार थे फ्रेंड्स। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली दोस्तों, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट दोस्तों, त्रिपुरा में शांति समझौता फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुख्य प्रावधान है जो दोस्तों NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों की भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए फ्रेंड्स। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 2050 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय थे। NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करके त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन दोस्तों। देखिए, ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के साथ भारत में पहले डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मुख्य बिंदु देखिए फ्रेंड्स। मुख्य बिंदु जो है इस पॉइंट्स का देखिए, यहाँ परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा फ्रेंड्स। पेनेसिया की वैक्सीन में डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी डेंगू वायरस सेरोसाइटोवो DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4 में अच्छी प्रभावकारिता हासिल करनी होगी फ्रेंड्स। डेंगू बुखार देखिए फ्रेंड्स, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष 2024 में 7.6 मिलियन हो गया है दोस्तों। भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा अभी हाल फिलहाल में दोस्तों। देखिए, यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है फ्रेंड्स। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है दोस्तों। विधेयक में दोस्तों प्रमुख प्रावधान ये देखिए दोस्तों, विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन। देखिए फ्रेंड्स, विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया फ्रेंड्स। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।
विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी दोस्तों। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं है दोस्तों। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में से कम 1 सदस्य होने चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होने चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पंजीकरण, दो में वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों, विधेयक केंद्र सरकार को CAG या किसी नामित अधिकारी के वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोट है दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है दोस्तों। एक है सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है दोस्तों। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों, IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। देखिए फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। फ्रेंड्स, इसमें है भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में समायोजित किया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विषय है हत्या में जैसे देखिए दोस्तों, पहले था हत्या में धारा 300 के तहत आता था दोस्तों, वही BNS में धारा 101 हो गया दोस्तों। हत्या के लिए सजा 302 था दोस्तों, अब हो गया 103 हो गया। हत्या के लिए सजा के तहत 302 था, अब हो गया 103 के तहत BNS की धारा 103 के तहत। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा 303 में था, वही अब 104 में हो गया है। बलात्कार के लिए था 375, अब हो गया 63, धारा 63। नेक्स्ट बलात्कार के लिए सजा है धारा 376, अब हो गया धारा 64। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, दहेज हत्या के लिए था 304 के B, तो अब हो गया धारा 80। मानव तस्करी के लिए थे धारा 370, अब हो गया धारा 143। नेक्स्ट है चोरी के लिए सजा था धारा 379, अब हो गया धारा 303 के 2 हो गया। फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, पहले जो था 511 मतलब IPC 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, जो BNS 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराओं में समायोजित किया गया दोस्तों। देखिए, नए प्रावधानों को जोड़ना। धारा 48, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना, ये धारा 48 है। धारा 69 में छल पूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 95 में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना।
और धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध दोस्तों। धारा 113 आतंकवादी कृत्य और धारा 152 दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। और धारा 226 है दोस्तों वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए धारा 304 छीनना, स्नैचिंग में धारा 304 लगेगा फ्रेंड्स। प्रमुख लोपन दोस्तों अपराध, कृत्रिक यौन अपराध धारा 377, व्यभिचार और ठग आदि दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये दोस्तों बीएनएस में 5 से 31 धाराएं और अध्याय दोस्तों कितना है दोस्तों 10, 20, 30, 39 अध्याय है दोस्तों, 39 अध्याय। जबकि पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे दोस्तों। अभी वर्तमान में थोड़ा सा बढ़ गया दोस्तों, 5 से 31 धारा हो गया और 39 अध्याय हो गया फ्रेंड्स। नए प्रावधान को शामिल करना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या क्या है, धारा 86 में है घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। और धारा 105 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। और धारा 107 में फ्रेंड्स संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। धारा 172 में पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 336 में कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। और धारा 356 में फ्रेंड्स घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 में फ्रेंड्स गवाह संरक्षण योजना। नेक्स्ट दोस्तों धारा 472, धारा 472 में है फ्रेंड्स मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका, मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका दोस्तों 472 में। फिर धारा 530 में फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बीएनएसएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं। बीएनएसएस के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। एफआईआर, देखिए एफआईआर में क्या है दोस्तों, एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए दोस्तों। और बयानों की रिकॉर्डिंग, देखिए फ्रेंड्स बयानों की रिकॉर्डिंग में दोस्तों बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा दोस्तों। ऐसे बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक दोस्तों। नेक्स्ट है 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना दोस्तों। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास के दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना है दोस्तों। और गिरफ्तारी का देखिए दोस्तों, इसमें है 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी दोस्तों। डीएसपी के अनुमति के बिना ही 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधियों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है दोस्तों। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है दोस्तों। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए बीएनएस और पोक्सो तहत यौन अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने के तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 146 धाराएं थी दोस्तों। यह किसी भी न्यायालय में या इसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है दोस्तों। लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। प्रमुख प्रावधान देखिए दोस्तों,
इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीयक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य इसमें निम्नलिखित में को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां दोस्तों, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की सामग्री के मौखिक विवरण। नोट है दोस्तों, दस्तावेजों की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है दोस्तों। दस्तावेजों की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है फ्रेंड्स। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान देखिए दोस्तों, विशेष प्रावधान है इसमें। और नेक्स्ट दोस्तों, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल देखिए दोस्तों, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया दोस्तों। इसमें मुख्य विशेषताएं देखिए दोस्तों इसका, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया दोस्तों। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया दोस्तों। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS, GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय हेमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, समान नागरिक संहिता UCC देखिए दोस्तों, UCC। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। अब UCC के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए दोस्तों समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होती है। इसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है फ्रेंड्स। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य दोस्तों गोवा है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत है दोस्तों। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था फ्रेंड्स। शाह बानो मामले में दोस्तों, शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी दोस्तों। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून, देखिए हिंदू व्यक्तिगत कानून है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है दोस्तों। हिंदू में ही सिख, बौद्ध और जैन शामिल है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, दूसरा में है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937 है। पारसी व्यक्तिगत कानून दोस्तों, देखिए पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 है। ईसाई व्यक्तिगत कानून दोस्तों, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है। सबका दोस्तों अलग अलग अपना दोस्तों ये इसमें कानून है। नेक्स्ट दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन दोस्तों। देखिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं और आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि एक चुनाव चक्र के प्रभावित है। हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति के मुख्य सिफारिश देखिए दोस्तों क्या क्या है। पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324 के ए लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन दोस्तों ये अभी ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये कल से परसों तक में 2 सेशन में इसको पूरे 1 साल के दोस्तों पेपर का कटिंग जो है उसको ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों यह सेशन देखने के लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस सेशन को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।